नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश चौहान, राष्ट्रीय महासचिव भारत आरोग्य संगठन, पुनः आपके साथ एक बार फिर से जुड़ा हूं अपने एक्सपर्ट टॉक शो को लेके। हम भारत आरोग्य संगठन के माध्यम से हमेशा ही उन विषयों को उठाते रहते हैं, जो हेल्थ चैलेंजेस के रूप में आज समाज के सामने खड़े हुए हैं। तो ऐसा ही एक विषय आज हम लोग लेकर आए हैं, जो सामान्य रूप से जनसामान्य में पाइल्स के नाम से जाना जाता है। भाई, टेक्निकल संस्कृत वर्ड में देखें तो इसे अर्श या सामान्य भाषा में बवासीर का रोग कहा जाता है। यह एक ऐसा रोग है जिस पर ज्यादातर लोग एक्सपर्ट्स की सलाह ना लेकर के सामान्य रूप से न्यूज़पेपर, मैगजीन या इस तरह से जो भी ऑडियो वीडियो यूट्यूब पर देखकर ज्यादातर अपना ट्रीटमेंट करते रहते हैं। और ज्यादातर इस तरह के केसेस में हम लोग ये देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन आने पर एक ऐसी स्थिति आती है जब हम ये तो कुछ और चल रहा है मेरे में। मिस्टर डॉक्टर आशुतोष कुमार सर, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। तो तुम्हारे में लिख रही हूँ सर का। अच्छा, एनसीआईएसएम में जिसने प्रकृति परीक्षण में टॉप मोस्ट किया उसका अवार्ड है और नेशनल धन्वंतरि अवार्ड है। ये मात्र डॉक्टर मूथ आशु पार्टिसिपेंट है। डॉक्टर आशुतोष कुमार जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए कृपया। जी, तो हम लोग अपने सामान्य डिस्कशन में थे। तो ऐसी एक डिसीज है पाइल्स। पाइल्स के विषय में ज्यादातर जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो आज भी हम लोग देखते हैं कि मैगजीन या यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से लोग ले रहे होते हैं, और एक ऐसी स्थिति बन जाती है फिर कि ऐसे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं कि फिर उनको कई बार सर्जरी के लिए जाना पड़ता है, और सर्जरी होने पे भी कई बार ये डिसीज जो है वो लगातार रिलैप्स करती रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग यही देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इस डिसीज के, आज हमारे साथ इस तरह के डिसीज पर चर्चा करने के लिए, सलाह देने के लिए, और वो सलाहें ऐसी होंगी जो न केवल जनसामान्य के लिए उपयोगी होंगी बल्कि वो चिकित्सक वर्ग के लिए भी उपयोगी होंगी। तो इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप मिश्रा सर, जो कि एक बड़े नाउंड सर्जन हैं, एक एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, अपने एकेडमिक्स के लिए भी जाने जाते हैं। साथ ही साथ एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी फील्ड में भी सर को एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग पाइल्स के विषय में कुछ जानकारियां जानना चाहेंगे, जो सामान्य रूप से लोगों के प्रश्न है। और पिछले दिनों हम लोगों को भारत आरोग्य संगठन के ईमेल पर जो लोगों के द्वारा, पेशेंट्स के द्वारा और कुछ चिकित्सकों के द्वारा, चिकित्सा विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त हुए कि इस डिसीज पर एक अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ में एक टॉक शो रखा जाए, जिससे कि हम लोग इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें और लोगों को सही गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकें। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर संदीप मिश्रा सर का। और पहले ही उनको पहला जो सवाल जो सबसे ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण है कि पाइल्स के लिए किन सिम्टम्स के आधार पर हम उसको रिकॉग्नाइज करें, पहचानें, डायग्नोज करें कि ये पाइल्स है, क्योंकि इससे मिलती जुलती कुछ और बीमारियां जैसे फिशर या फिस्टुला भी होती हैं। और इस फिस्टुला वगैरह में या फिशर वगैरह के साथ कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स, और कई बार तो डिसीज सही डायग्नोज नहीं होती और लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता रहता है, जिससे पेशेंट का काफी नुकसान होता है। तो मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर संदीप मिश्रा सर को कि इस विषय पर सबसे पहले प्रकाश डालें। थैंक यू बॉस। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चूज किया, और सोसाइटी में बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, और सही डायग्नोसिस ना बनने की वजह से वो काफी इसको लिंगर ऑन करते रहते हैं और काफी लेट स्टेज में हम लोगों के पास पहुंचते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के टॉक शो में ज्यादातर चिकित्सक ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा मोटिव ये रहेगा पूरे टॉक शो में कि हमारे जितने भी चिकित्सक हैं वो किसी भी विधा के हों और किसी भी फील्ड के हों, लेकिन जब कोई पेशेंट उनके पास एनोरेक्टल कंप्लेन लेके आए तो प्लीज और प्लीज उसका एग्जामिनेशन जरूर करें। तो हम थोड़ा सा इसको पेशेंट के पर्सपेक्टिव में भी बताएंगे आज। तो पाइल्स बेसिकली क्या है कि जो हमारा मल द्वार होता है उसमें मल द्वार या जिसको हम एनस कहते हैं, जो हमारे जीआईटी का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है, एंड होता है, जहां से स्टूल फॉर्म वे में बाहर निकलता है। तो वो 3.8 से 4 सेंटीमीटर का पार्ट होता है, जहां पे
कई सारे वो स्फिंक्टर्स से घिरा होता है। एक इंटरनल स्फिंक्टर का पार्ट होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर का पार्ट होता है, जो नॉर्मली उसको क्लोज रखते हैं और उसके अंदर उसको सप्लाई करने वाली वेसल्स होती हैं और सब म्यूकोसा और म्यूकोसा होता है। तो डाइट और लाइफस्टाइल सही न होने की वजह से कई बार क्या होता है कि पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है, तो वहां पे ज्यादा स्ट्रेनिंग करने की वजह से जो वहां पे एनल कुशंस होते हैं गुदा द्वार के चारों तरफ, वो बाहर की तरफ प्रोलैप्स करने लगते हैं, नीचे की तरफ आने लगते हैं। तो ग्रेजुअली वो जहां पे होते हैं वहां से धीरे धीरे पुश होते होते क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से वो मलद्वार से बाहर निकलने लगते हैं। तो वो जो मस्से के फॉर्म में पूरा मास डेवलप होता है उसको हम लोग पाइल्स के नाम से जानते हैं। अगर हम मेडिकल उसमें देखें तो पाइल्स में हमारे आर्टेरियोल्स होती हैं, वेन्यूल्स होते हैं, वहां पे कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो होता है, और म्यूकोसा जो होती है वो भी साथ में प्रोलैप्स करती है। तो ये पूरे स्ट्रक्चर्स, ये सारे कंपोनेंट्स मिलके पाइल मास बनाते हैं जिसको हम लोग एनल कुशंस कहते हैं। और यही पाइल मास जब नीचे की तरफ प्रोलैप्स करने लगता है तो वो अलग अलग डिग्री के पाइल्स के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। तो ये तो हो गई पाइल्स के बारे में कि पाइल्स क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि पाइल्स के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो पाइल्स के सिम्टम्स में सबसे पहले पेनलेस ब्लीडिंग, जैसे ये होता है कि फिशर है, कि फिस्टुला है, या सी रेक्टम है, या एनोरेक्टल एब्सेस है। तो इसका पिक्यूलियर फीचर क्या होता है पाइल्स का कि इसमें पेनलेस ब्लीडिंग पर रेक्टम होती है, पेन नहीं होता और फ्रेश ब्लड आता है। इसमें भी हमें ध्यान देने की बात है कि अगर पेशेंट बता रहा है कि मल द्वार से ब्लड आ रहा है तो हमें उससे तुरंत पूछना है कि ब्लड का कलर कैसा है, वेदर इट इज ब्राइट रेड, सुर्ख लाल है, या डार्क कलर का है, ब्राउन कलर का है, या कॉफी कलर का है, या ब्लैक है। तो इस पे डिपेंड करता है कि हमारी जीआईटी में कितने ऊपर से ब्लड आ रहा है। अगर स्टमक से आ रहा होगा तो एनल कैनाल तक आते आते ब्लैक हो जाएगा, और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा होगा तो ब्राउन रहेगा, और अगर सिग्मोइड कॉलन से आ रहा होगा तो डार्क रेड कलर का रहेगा, और अगर रेक्टम और एनल कैनाल, लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम और एनल कैनाल से आ रहा होगा तो वो फ्रेश रेड ब्लड होगा। तो ये फ्रेश रेड ब्लड जो है ये पिक्यूलियर फीचर है हेमोरॉइड्स का या पाइल्स का। तो इसके अलावा अगर कोई भी ब्लड आ रहा है तो हमें फिर कोलोनोस्कोपी और फिर से उसको डायग्नोस करने की जरूरत है, बजाय इसके ये मान लेने के कि ये पाइल्स है। तो एक तो ये हो गया कि ब्लीडिंग पर रेक्टम हमारा इसका फीचर होता है, पेनलेस ब्लीडिंग पर रेक्टम पाइल्स का पहला फीचर होता है। फिर दूसरा फीचर होता है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि सब लेटरिन के रास्ते में कुछ मस्से टाइप से फील हो रहा है, कुछ वहां पे मास टाइप से लगता है, शौच करने जाते हैं स्टूल करने के बाद तो फिर वहां पे कुछ मास टाइप से लगता है। तो सेकंड सिम्टम है इसका मास पर रेक्टम। एनल कैनाल के चारों तरफ एक या दो या तीन मस्से उसको मिल सकते हैं, और कभी कभी अगर बहुत डिले होता है तो एनल कैनाल के चारों तरफ सराउंड करते हुए उसको मस्से फील होते हैं। तो सेकंड सिम्टम हो गया मास पर रेक्टम। फिर थर्ड हम बात करते हैं कि जब थर्ड या फोर्थ डिग्री का हेमोरॉइड्स होता है तो उसमें प्रोलैप्स होने की वजह से जो म्यूकोसा बाहर निकली रहती है उससे कंटिन्यूअस सिक्रीशन होते रहता है म्यूकस का, जिसकी वजह से पेशेंट को प्लूराइटिस, इचिंग होती है, वहां पे म्यूकस डिस्चार्ज हो सकता है। तो इस टाइप के सिम्टम्स उसको देखने को मिलते हैं। फिर और बात करें तो नॉर्मली पाइल्स में पेन नहीं होता, लेकिन जब पाइल्स कॉम्प्लिकेट कर जाता है तो कभी कभी थ्रोम्बोज्ड पाइल्स या स्ट्रैंगुलेशन के बाद पेशेंट को पेन भी हो सकता है, और अगर वो इन्फेक्टेड हो गया तो उसमें पस डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो पाइल्स के पेक्यूलियर उसमें सिम्टम्स में आते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि पाइल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो इसको क्लासिफाई किया गया है अलग अलग बेसिस पे। पहला, जैसे अभी बॉस ने चर्चा किया कि इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स, तो ये दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। डेंटेट लाइन के ऊपर जो पाइल्स डेवलप होता है, एनल कैनाल में डेंटेट लाइन होती है, उसके ऊपर जो पाइल्स डेवलप होता है दैट इज इंटरनल पाइल्स। डेंटेट लाइन के नीचे जो पाइल्स डेवलप होता है, जो स्वेलिंग आती है, बल्ज होता है, दैट इज एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन उसको कवर करती है, तो वो पिंकिश या रेडिश कलर का होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और उसमें कोई पेन वगैरह नहीं होता। एक्सटर्नल पाइल्स हमारा स्किन के कलर्ड, स्किन से कवर्ड होता है, स्किन कलर का होता है, तो
एक्सटर्नल पाइल्स होता है डेंटेट लाइन के नीचे। सेकेंड क्लासिफिकेशन है इसका डिग्री के बेसिस पे, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट डिग्री हेमरॉइड्स हम तब बोलते हैं जब ये पाइल्स विद इन होता है, मतलब पाइल्स मास हमें बाहर से फील नहीं होता, ये अंदर ही होता है इंटरनल पाइल्स, तब उसको हम लोग ग्रेड 1 का पाइल्स बोलते हैं या फर्स्ट डिग्री का पाइल्स बोलते हैं। फिर ग्रेड 2 का पाइल्स या सेकेंड डिग्री का पाइल्स तब बोलते हैं जब शौच करते समय या स्टूल पास करते समय, डेफिकेशन के समय पाइल मास बाहर आता है और शौच करने के बाद वापस अपने आप अंदर चला जाता है। दिस इज सेकेंड डिग्री पाइल्स। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड डिग्री पाइल्स की, कि डेफिकेशन के समय पाइल मास बाहर आता है और अपने आप अंदर नहीं जाता है, उसे मैनुअली हमें उंगली से पुश करना पड़ता है, तब अंदर जाता है। पेशेंट आएगा, बताएगा साहब वो मस्सा बाहर निकल आता है लैट्रिन के समय, और जब हम उसे अंदर पुश करते हैं तो अंदर जाता है। टिपिकल हिस्ट्री रहता है। दिस इज थर्ड डिग्री पाइल्स। फोर्थ डिग्री हेमरॉइड्स में क्या कहेगा पेशेंट? पेशेंट प्रेजेंट करेगा कि हेमरॉइड्स पाइल मास जो है वो बाहर निकल आए हैं, और साहब ये तो 6 महीने से, 4 महीने से, 3 महीने से ये बाहर ही है, ये तो अंदर जाते ही नहीं, पहले चले जाते थे, अब इनको हम पुश करते हैं तब भी ये बाहर ही पड़े रहते हैं। दीज आर 4 डिग्री हेमरॉइड्स। तो ये डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। फिर एक और क्लासिफिकेशन है क्लॉक के अकॉर्डिंग, या कहाँ पे पाइल मास हमारा लोकेटेड है। तो जब हम पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में लेटाते हैं या डॉर्सल पोजीशन में लेटाते हैं, तो उसके अगर एनल कैनाल को हम क्लॉक की तरह एज्यूम करें, ऊपर की तरफ एंटीरियर पार्ट में 12 o'clock, पोस्टीरियर में 6 o'clock, लेफ्ट साइड में 3, राइट में 9। तो अगर इस तरह से क्लॉक एज्यूम करके हम एनल कैनाल को देखेंगे, तो जो हमारी इसको एनल कैनाल को सप्लाई करने वाली मेजर वेसल्स हैं वो लेफ्ट साइड में राइट एंटीरियर और राइट पोस्टीरियर सप्लाई करती हैं। तो लेफ्ट साइड में हमारा हो जाएगा लेफ्ट लैटरल में 3 o'clock, राइट पोस्टीरियर में 7 o'clock, राइट एंटीरियर में 11 o'clock। तो ये मेजर वेसल्स होती हैं। तो सबसे पहले किसी में पाइल्स डेवलप होता है तो इन्हीं जगहों पे, इन्हीं साइड्स पे डेवलप होता है। तो इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी पाइल्स है या प्राइमरी हेमरॉइड्स हैं, जो डेवलप होते हैं 3, 7 या 11 पे। तो किसी में अगर डेवलप होंगे तो सबसे पहले यही हेमरॉइड्स डेवलप होंगे। फिर भी अगर पेशेंट इसका ट्रीटमेंट नहीं लेता है, इसको टॉलरेट करता है, तो इन हेमरॉइड्स के बीच में जैसे 1 o'clock, 5 o'clock, 9 o'clock, इन जगहों पे भी पाइल मास डेवलप होने लगते हैं। तब उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी हेमरॉइड्स या सेकेंडरी पाइल्स, अदर देन प्राइमरी साइड सेकेंडरी हेमरॉइड्स। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है हमारे हेमरॉइड्स को, पाइल्स को क्लासिफाई करने का। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसका एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। तो इसके एग्जामिनेशन के लिए, एनल पार्ट के एग्जामिनेशन के लिए हमारी 2 पोजीशंस होती हैं। एक लेफ्ट लैटरल पोजीशन, जिसे हम सिम्स पोजीशन भी कहते हैं। इसमें पेशेंट को बाई करवट पे लिटा देते हैं। पेशेंट का बायां पैर सीधा रहता है और दायां पैर घुटने से मोड़ के उसकी छाती से लगाते हैं। तो ये जो पोजीशन होती है ये सिम्स पोजीशन कहते हैं इसे। और फिर हम एनल कैनाल को एग्जामिन करते हैं। और दूसरी जो ज्यादा बेटर एग्जामिनेशन जिसमें होता है उसे लिथोटमी पोजीशन कहते हैं। इसमें पेशेंट को डॉर्सल लिटा के और उसको दोनों लेग्स को ऊपर लेग रेस्ट पे रेस्ट कराते हैं, और पेशेंट का हिप जॉइंट और नी जॉइंट दोनों फ्लेक्शन के पोजीशन में रहता है, दोनों फ्लेक्स रहता है। और दोनों बटक्स को अपार्ट करके सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्शन करते हैं। हम उस एनल एरिया को देखते हैं, जो पेरिनियम का एरिया है जिसमें आगे यूरोजेनाइटल ट्रायंगल है, पीछे की तरफ एनल ट्रायंगल है। उस एनल ट्रायंगल को हम एग्जामिन करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि वहां पे कोई मास तो नहीं है, कोई बॉयल तो नहीं है, कोई एक्सकोरिएशन तो नहीं है, कोई एडिमा या रेडनेस तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है। तो इंस्पेक्शन के जो भी क्राइटेरिया होते हैं उसको हम देखते हैं कि वहां पे कुछ है तो नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा पैल्पेशन। जो भी हमें इंस्पेक्शन में दिखा फिर उसको हम पैल्पेट करके देखते हैं। पैल्पेशन में ही फिर हम आगे करते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन या अपर रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें हम ग्लव्ड फिंगर से एनल कैनाल के अंदर उसको पल्प ऑफ फिंगर से पुश करते हुए अंदर फिंगर अंदर ले जाते हैं, और अंदर हम उसकी टोन चेक करते हैं, जो हमारे स्फिंक्टर्स है उसकी टोन कैसी है,
उसमें कोई ग्रोथ तो नहीं है, और उसमें कोई साइड में मास तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में चेक करते हैं। ऊपर की तरफ मेल्स में हमें प्रोस्टेट फील होता है, फीमेल्स में सर्विक्स और पार्ट ऑफ वजाइना फील होता है। पोस्टीरियर साइड में हमें कॉसिक्स फील होता है, तो और लैटरल साइड में हमें दोनों इस्चोरेक्टल फोसा फील होते हैं। तो ये सारा हम फील करते हुए बाहर आते हैं, और बाहर जब आते हैं तो अपनी फिंगर देखते हैं कि उसमें कुछ ब्लड या कुछ ऐसा लग के तो नहीं आया। तो ये हमारा डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है। इसको हम पाइल्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाइल्स हमें पाइल मास कभी भी फील नहीं होते, क्योंकि एज सुन एज हम फिंगर अपनी एनल कैनाल में पुश करते हैं, ये पाइल्स के मसे चूंकि इसमें ब्लड भरा होता है तो ये दब जाते हैं। तो हमें पाइल्स डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में फील नहीं होगा। ये केवल उस कंडीशन में फील हो सकता है जब पाइल्स मास थ्रोम्बोज्ड हो। अगर इसमें थ्रोम्बोसिस हो गई है तब फील होगा, अदरवाइज नॉर्मली हमें रेक्टल डिजिटल एग्जामिनेशन में पाइल्स फील नहीं होता है। फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, पाइल्स के लिए, पाइल्स को हम और डिटेल में एग्जामिन करने के लिए हम प्रोक्टोस्कोपी करते हैं। जो हमारा कैलिस प्रोक्टोस्कोप है, जिसमें एक ऑब्टूरेटर होता है और एक प्रोकार होता है। इसको हम अंदर इंसर्ट करते हैं। पूरा इंसर्ट करने के बाद जो प्रोकार वाला पार्ट है वो बाहर निकाल लेते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे इसको बाहर लाते जाते हैं। तो हमें अंदर जो म्यूकोसा है वो इसके सामने विजुअलाइज होती जाती है। तो इसमें हम पाइल मास का लोकेशन चेक करते हैं, उसकी क्रोनिसिटी चेक करते हैं, उसके नंबर चेक करते हैं, कितने पाइल मासेस हैं, 3 है, 4 है, 5 है, तो कहाँ पे लोकेटेड है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, एक्सकोरिएटेड है और नॉर्मल है, उनकी वॉल्स कैसी हैं, और ये सारा हम उसमें एग्जामिन करते हैं। तो इस तरह से इसको हम और बीमारियों से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। इसमें पेशेंट एक सामान्य रूप से अपने लक्षणों के माध्यम से भी कुछ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन बेटर चॉइस यही है कि एक्सपर्ट्स के पास जाके इस डिसीज के प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए एक हॉस्पिटल में संपर्क करें। ये ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी, ताकि वो केवल इतना जानना काफ़ी नहीं है कि पाइल्स है या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि पाइल्स किस डिग्री में है और उसके फर्दर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये अच्छे से एक एक्सपर्ट सर्जन ही बता पाएगा। तो इसके लिए सभी देखने वाले हमारे व्यूअर्स के लिए यही सलाह है कि यदि अगर पाइल्स की प्रॉब्लम फील हो रही है, तो अगर आपको उससे परेशानी आज की तारीख में कम भी है, तो भी बेहतर है कि किसी सर्जन से इमीडिएट कांटेक्ट करें, ताकि वो परेशानी ज़्यादा आगे बढ़ने ही ना पाए। अच्छा सर, इसमें हम लोग देखते हैं कि अच्छा पाइल्स हो गया, डायग्नोस हो गया, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के जो हमारे ऑप्शंस हैं, जैसे हम मेडिसिन से किन सिम्टम्स तक या कितने दिनों तक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और कब हमको सर्जरी की तरफ सोचना है, ये कोई एक गाइडलाइन आप प्रोवाइड कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हमारा शुरुआती ग्रेड 1 ग्रेड 2 के हेमरॉइड्स हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि जैसे आयुर्वेद में बताया गया है निदान परिवर्जन। तो किसी भी बीमारी का निदान क्या है, उसकी इटियोलॉजी क्या है। तो इसमें हमने इटियोलॉजी में बताया है कि इसमें कॉन्स्टिपेशन इसकी मेन इटियोलॉजी है, जिसकी वजह से पेशेंट को स्ट्रेन करना पड़ता है। तो हमें कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए जो भी डाइट में चेंजेस करने हैं, रिच फाइबर डाइट लेनी है, प्रॉपर टाइम पे डाइट लेनी है, फ्रूट्स सलाद ये सब अपने डाइट में फॉलो करना है, इसको ऐड करना है। और जो मैदे वाली चीजें हैं, जो जंक फूड्स है, इसको अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड अवॉइड करना है। और नींद प्रॉपर लेनी है, नींद का भी बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारा जो जीआईटी सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको सप्लाई करता है, जिसको हम लोग सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जानते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं। तो अगर आप टाइम से नींद नहीं लेंगे, पता चला कि थोड़ा प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि दोपहर में खाना खाने के बाद पता चला आप बिल्कुल एक्टिव हो गए, किसी काम में लग गए एकदम, तो फिर आपको इंडाइजेशन रहेगा ही। रात में खाना खाने के बाद 2 घंटे तक किसी काम में लग गए, तब इंडाइजेशन रहेगा। उसका कारण ये है कि जब आप रिलैक्स होते हो खाने के बाद, आयुर्वेद में कहा गया है दोपहर में भी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए और रात में भी 100 कदम चलने के बाद रेस्ट करना चाहिए। तो उससे होता क्या है कि जब आप रेस्ट करते हो, अपने दिमाग को शांत रखते हो, तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम होती है और जीआईटी की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ती है। उसका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से
बाकी सारे गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट होते हैं और डाइजेशन प्रॉपर होता है और आपको फिर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होती है। तो एक तो मैं ये कहूंगा कि अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करें। कई सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं साहब हम तो रात में 2 बजे सोते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं आपके कॉन्स्टिपेशन नहीं सही कर सकता। तो ये प्राइमरी फेस आपको देखना पड़ेगा कि आपके पेशेंट्स डाइट और लाइफ स्टाइल को स्पेशली मैनेज करें, इसको सही करें, अदरवाइज ये बीमारी वो आज नहीं कल कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप होंगे। फिर इसके बाद टाइमिंग ऑफ डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि अगर तवे पे आपने रोटी चढ़ा दी और टाइम से उसको पलटा नहीं, तो वो या तो कच्ची रह जाएगी या तो जल जाएगी। तो ऐसे ही आपकी बॉडी में आपको कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है, कितने बजे लंच करना है, कितने बजे स्नैक्स, डिनर, ये ऑलमोस्ट फिक्स होना चाहिए। अगर आपने फिक्स कर लिया तो वो टाइम पे खाना डाइजेस्ट होगा और टाइम पे पास आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद एक जो आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है आधारणीय वेग के बारे में। तो कई बार ऐसा होता है कि नेचुरल कॉल आती है, अर्जेस आते हैं स्टूल डेफिकेशन के, उसके बाद पेशेंट उसको अवॉइड कर देता है, 2 घंटे 3 घंटे बाद जाता है और तब वो सोचता है कि हम स्ट्रेन करेंगे और स्टूल पास हो जाएगा, जो कि होता नहीं है। तो ये मेजर कॉज है स्टूल कॉन्स्टिपेशन का और पाइल्स डेवलप होने का। तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है और टाइम पे स्टूल पास करना है। तो डाइट लाइफ स्टाइल फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज करेगा तो फर्स्ट डिग्री के हेमोरॉइड्स तो अपने आप ऐसे ही सही हो जाते हैं। दवा के कई बार मेडिकेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इस डाइट लाइफ स्टाइल के बाद थर्ड स्टेप पे अगर इसके बाद भी पेशेंट्स को आराम नहीं मिल रहा है, तब फिर हम उसको कुछ माइल्ड लैक्सेटिव देते हैं, जैसे ट्रिफ्लाचोन हो गया या इसबगोल की भूसी हो गई, या दूध में मुनक्का डाल के इस टाइप की चीजें ले। और अगर उसका कोष्ठ मृदु कोष्ठ होगा या मध्यम कोष्ठ होगा तो उसको इन चीजों से आराम मिल जाएगा। अगर क्रूड कोष्ठ होगा तब फिर उसको और आगे लैक्सेटिव लेना पड़ेगा, जो अपने डॉक्टर से सलाह करके वो ले सकता है। फिर इसके बाद डाइट लाइफ स्टाइल और माइल्ड लैक्सेटिव के बाद बात आती है सर्जिकल या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की। तब उसमें हम देखते हैं, हम अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 का पाइल्स है तो उसमें एनल डाइटेशन, लॉर्ड्स डाइटेशन किया जाता है, जिसकी वजह से लैट्रिन का रास्ता थोड़ा सा ढीला हो जाता है और उसका मल आसानी से निकल जाता है और जो अगल बगल के एनल कुशंस है जो नीचे आ रहे थे वो नीचे आना बंद हो जाते हैं। लेकिन ये उस कंडीशन में जब पेशेंट फर्स्ट या सेकंड डिग्री में हमारे पास आ गया। और इसके बाद हमारे पास और ऑप्शंस हैं, जैसे रबर बैंड लाइगेशन, जो इंटरनल हेमोरॉइड्स है इडेंटेड लाइन के ऊपर होते हैं तो ये पेनलेस होते हैं, तो इसमें रबर बैंड लाइगेशन किया जा सकता है। और इसमें इंजेक्शन थेरेपी दी जा सकती है, उसमें स्क्लेरोजेंट्स यूज किए जाते हैं, आलमंड ऑयल और फिनॉल का कॉम्बिनेशन करके उसमें उसके बेस पे लगाया जाता है, तो उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है और ये पाइल मास जो है अपनी सब म्यूकोसा और सबम्यूकोसा आपस में चिपक के स्टिफ हो जाती है, तो वो बल्ज होना बंद हो जाते हैं। फिर क्षार कर्म कर सकते हैं, इसमें आयुर्वेद में बताया गया है क्षार 2 तरह से, प्रतिसारणीय क्षार और पानीय क्षार। तो प्रतिसारणीय क्षार जो हमारा मृदु मध्यम कठिन 3 प्रकार से होता है, तो उसमें हम देखते हुए मध्यम या मध्यम वाला क्षार उसमें लगा सकते हैं। मध्यम क्षार लगाने से क्या होगा कि सब म्यूकोसा और म्यूकोसा जो है थोड़ा सा फाइब्रोस हो जाएगी, तो उसकी वॉल स्टिफ हो जाएगी, तो नीचे बल्ज होना कम हो जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट हो गया। फिर इसके बाद हम आते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट में। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हेमोरॉइडेक्टमी हम लोग करते हैं। हेमोरॉइडेक्टमी 2 तरह से होती है, एक ओपन हेमोरॉइडेक्टमी, एक क्लोज्ड हेमोरॉइडेक्टमी। ओपन हेमोरॉइडेक्टमी में को मिलिगन मॉर्गन टेक्निक कहते हैं। इसमें जो हमारा एक्सटर्नल पाइल्स है उसको वी शेप का एसियन लेके एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स को स्फिंक्टर से सेपरेट करते हुए उसको कैटगट से या माइक्रेल से या बार्बर थ्रेड से उसको टाई कर देते हैं, जो भी पाइल मासेस होते हैं 3, 7, 11 पे। तो फिर वो अगले 10 से 12 दिन में वो गिर के अलग हो जाते हैं। क्लोज टेक्निक पे क्या होता है, जिसको हम लोग हिल-फर्गुसन टेक्निक कहते हैं, इसमें भी वी शेप का एसियन लेते हैं और म्यूकोसा से उसको पाइल मास को एक्सरसाइज करने के बाद फिर जो हमारा बेयर एरिया बचता है स्किन में और म्यूकोसा में, उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो इसको क्लोज टेक्निक या हिल-फर्गुसन टेक्निक कहते हैं। तो ये हो गई। फिर इसके बाद इसमें छारसूत से हम लोग लाइगेट करते हैं। छारसूत से लाइगेट करने के लिए जो पाइल मासेस है उसमें
लोकल एनेस्थीसिया इन्फिल्ट्रेट करके और उसको पाइल सोल्डिंग फॉसेप्स से पकड़ के और उसके चारों तरफ छाछ से लाइगेट कर देते हैं 2 या 3 बार, तो वो धीरे धीरे अपने आप 10 से 12 दिन में कट के अलग हो जाते हैं। और जी बस इसके जो आपने ये सर्जिकल टेक्निक्स बताई, जी इसमें कई एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से है और ज्यादातर एक जनरल सोसाइटी के लोगों की तरफ से है। एक ऐसी अवधारणा है, अब ये मिथ है या ट्रुथ है या इसके जो भी फैक्ट्स होंगे वो आपके माध्यम से जानकारी मिलेगी, कि ऑपरेशन कराने के बाद रिलैप्स भी हो जा रहा है। तो रिलैप्स हो जा रही है डिसीज, तो क्यों हो जा रही है, उसको कैसे बचाया जा सकता है? ऑपरेशन कराने से पहले कई बार लोग इसमें संकोच करते हैं कि कराएंगे तो बाद में फिर हो जाएगा 2-3 साल में। ऐसी जो एक अवधारणा है समाज में बनी है, मैं चाहता हूँ उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल बॉस। तो इसमें 2 बातें हैं। पहली बात कि दोबारा होने का ये है कि जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि इसके क्लासिफिकेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी। अब पता चला कि प्राइमरी हेमोरॉइड्स पेशेंट ऑपरेट करा के गया, सपोज करिए 3 ओ क्लॉक पे या 7 ओ क्लॉक पे ऑपरेट करा के गया, लेकिन पेशेंट ने अपनी डाइट लाइफस्टाइल नहीं सुधारी, तो उसको 11 ओ क्लॉक पे या सेकेंडरी हेमोरॉइड्स डेवलप हो जाएंगे। तो एक तो ये चांसेस होते हैं जो दोबारा होने के हैं, कि पेशेंट ने अपनी डाइट लाइफस्टाइल नहीं सुधार किया, उसने सोचा कि हम ऑपरेट करा लें और फिर हम कुछ भी खाएं, कैसे भी लाइफस्टाइल जिए। ऐसा नहीं है। जो प्रॉपर डाइट लाइफस्टाइल लीड करनी चाहिए वही करनी चाहिए। अदरवाइज निदान आप नहीं परवेजन करेंगे तो रोग जाएगा नहीं, वो बार बार आपको परेशान करेगा, आप 2 नहीं 4 बार ऑपरेट करा लें। दूसरी चीज, कई बार सोसाइटी में कुछ बंगाली और कुछ झोला छाप या इस टाइप से डॉक्टर्स होते हैं जो बिना प्रॉपर एनाटॉमी जाने, बिना प्रॉपर एग्जामिनेशन किए उसको कहीं पे भी मस्से को बांध देते हैं। कई बार ऐसे पेशेंट हम लोग के पास आते हैं कि उनमें केवल एक्सटर्नल हेमरॉइड्स उन्होंने बांध दिया। एक्सटर्नल हेमरॉइड्स बांध दिया तो उससे होता क्या है कि एक्सटर्नल हेमरॉइड्स तो कट के अलग हो जाता है, लेकिन जो पेशेंट को अंदर इंटरनल हेमरॉइड ब्लीड कर रहा था, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो वहीं का वहीं रहता है। तो पेशेंट को पता चला कि महीने 1.5 महीने बाद सिम्टम्स उसके जाते नहीं है। पेशेंट कहता है कोई फायदा तो हुआ नहीं, पैसे भी चले गए और बीमारी भी नहीं सही हुई। तो मेजॉरिटी में पेशेंट्स हमारे पास इस तरह आते हैं। महीने में 5-6 पेशेंट तो इस तरह आ जाते हैं जो कहीं और ऑपरेट करा के और केवल एक्सटर्नल हेमरॉइड्स कटवा के आते हैं। ये तो ये दूसरा, बड़ी ये अच्छी पेशेंट्स जानकारी है। मिथ फैलाते हैं कि सब दोबारा हो जाता है, तिबारा हो जाता है। तो ये 2 कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं जो सोसाइटी में ये मिथ फैला रहे हैं कि ऑपरेट कराने के बाद दोबारा हो जाता है। मैं पिछले 15 साल से ऑपरेट कर रहा हूँ, एक भी पेशेंट मेरे पास ऐसा नहीं आया जिसने कहा साहब आपने पाइल्स ऑपरेट किया और दोबारा हो गया। ये बड़ी अच्छी जानकारी मिली है कि पाइल्स का ऑपरेशन कराना एक ऐसा ऑपरेशन नहीं है कि जैसे हम कई बार देखते हैं कि पित्त की थैली में पथरी थी तो पित्त की थैली निकाल दी गई है, तो अब ये मान के चलें कि चलो पित्त की थैली वाली समस्याएं नहीं होंगी। पाइल्स कोई एक ऐसी डिसीज नहीं है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे मान लीजिए 3 ओ क्लॉक का पाइल्स निकाल दिया गया तो अब ऐसा नहीं कि अब एनल में कहीं और होगा ही नहीं, एनस में ऐसी सिचुएशन नहीं है। पाइल्स डेवलप होने के चांसेस बने रहते हैं। तो एक बार आप उससे मुक्ति पा गए हैं, अच्छी जगह पे आपने अच्छे सर्जन से ऑपरेट करा लिया है, तो भी विशेष रूप से आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल का ख्याल रखते रहें ताकि इसके रिलैप्स से बच सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, एक्सपर्ट सर्जन के साथ ही इस ट्रीटमेंट को कराएं, क्योंकि अगर प्रोसीजर ही सही ढंग से नहीं हुआ तो ये भी रिलैप्स का एक बड़ा कारण बनेगा या फर्दर कोई नया कॉम्प्लिकेशन बना सकता है। तो सर, इस फील्ड में इन जनरल सर्जरीज के अलावा जो स्पेसिफिक है, जो आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड भी है, और बहुत कम सर्जन्स हमारे फील्ड में इस तरह से आपकी तरह के जो रिसेंट टेक्निक्स हैं उनको यूज कर रहे हैं, लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरीज के बारे में जो हम लोग सुनते हैं, उनका क्या इस फील्ड में कोई रोल है या कुछ इस तरह के ऑपरेशन को ईज बनाने में कोई हेल्प करता है? लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी का अगर हम बात करें एनल कैनाल डिजीज में, तो पाइल्स में कोई रोल नहीं है, लेकिन कुछ लोग वीडियो प्रोक्टोस्कोपी करते हैं, तो वो उसमें फोटो वगैरह ले लेते हैं और पेशेंट को वीडियो वगैरह दे देते हैं वहां के एनल कैनाल के सराउंडिंग एरिया की। तो वो एक रिपोर्ट बनाने में हेल्पफुल हो सकता है, रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्पफुल हो सकता है, बट उसका ट्रीटमेंट में पाइल्स के कोई ऐसा रोल नहीं है। फिस्टुला में हम जरूर कहेंगे कि एनल कैनाल की जो एनल रूट की जो डिजीज है, जो फिस्टुला जिसको हम लोग बगंदर के नाम से जानते हैं, उसमें एक टेक्निक है वैफ्ट, वीडियो असिस्टेड फिस्टुला ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोग लैप्रोस्कोप को यूज करके
फिस्टुला ट्रैक के अंदर जाते हैं और उसका ट्रैक डायग्नोज करके और वहां पे एब्लेशन वगैरह करते हैं, क्यूरेटाज वगैरह करते हैं, तो वहां पे हम उस टेक्निक का एडवांटेज लेते हैं। जी सर, तो ये एक पाइल्स के संबंधी जो एक बहुत ही संक्षेप में लेकिन एकदम सारगर्भित जानकारी की सामान्य रूप से पाइल्स कैसे हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, उनमें एक लाइन, बॉर्डर लाइन क्या है कि कहाँ तक आपको औषधियों के साथ चलना है और कहाँ से आगे आपको सर्जरी के बारे में सोचना है। सर्जरी भी करवानी है तो किस तरह से करवानी है, कैसे सेंटर सेलेक्ट करने चाहिए और उसके बाद भी प्रिकॉशन आपको लेना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे की जो रिसेंट टेक्निक्स हैं उनका भी इसमें यूज है। आज का जो हमारा कार्यक्रम एक्सपर्ट टॉक्स हो रहा, ये पाइल्स पर रहा, एक्चुअल में ये एक एनोरेक्टल सीरीज का एक पार्ट है। जैसा कि सर ने अभी लास्ट टाइम पे एक वर्ड यूज किया कि फिस्टुला में भी हमारे पास कुछ ऐसी एडवांस टेक्निक्स रहती हैं। तो जब इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हमको फिस्टुला, फिशर या और अदर तमाम सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम लोग कोलिसिस्टेक्टोमी या गॉल ब्लैडर की पथरी के बारे में सुनते हैं, हर्नियाज के बारे में सुनते हैं। तो ये एक ऐसे विषय रहेंगे, सर्जिकल विषय रहेंगे, जिसमें समय समय पर हम लोग एक्सपर्ट अपने जो हैं, जैसे डॉक्टर संदीप सर हैं हमारे, जो समय समय पर इस तरह के विषयों पर अपने टॉक्सों में अपने विचार रखते रहेंगे और हमें इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर चाहूंगा कि आपकी तरफ से अगर कोई विशेष स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हो, अगर आप पाइल्स के पेशेंट्स के लिए जो कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस या जो भी आपकी तरफ से एडवाइजेज हों, तो मैं चाहूंगा कि वो जरूर आप एक बार शेयर करें अपने व्यूवर्स के साथ। बिल्कुल सर। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि इन 2 मूल मंत्रों पे काम करें, अपनी डाइट और लाइफस्टाइल। डाइट में मैंने बताया है कि फाइबरस फूड लेना है, टाइम से खाना खाना है, कितना खाना है वो भी बहुत अच्छे से बताया गया है आयुर्वेद में। तो दिनचर्या का और रात्रिचर्या का और ऋतुचर्या का और आहार विहार का अगर आप पालन करते हैं, आयुर्वेद के सिद्धांतों पे चलते हैं, तो डेफिनेटली आप इन बीमारियों से बच सकते हैं और अगर हो गई है तो आप उनसे निजात पा सकते हैं। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आज नहीं कल आपको मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा और मेडिकेशन के बाद आपको सर्जरी में लैंड अप होना पड़ेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप आयुर्वेद के सिद्धांतों को पालन करें और एक अच्छे जीवन जीने की कल्पना करें। सर धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप लखनऊ के एक रिनाउंड सर्जन के रूप में काम कर रहे हैं, गोमती नगर में सर का सेंटर है। बहुत समय से न केवल मेडिकल कॉलेज के माध्यम से सर स्टूडेंट्स को प्रशिक्षित कर रहे हैं, सर अपने सेंटर पे भी तमाम स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग या डिफरेंट टाइप के वर्कशॉप्स वगैरह के माध्यम से इस पर एक लाइव अपना ट्रेनिंग देते रहते हैं। साथ ही साथ सर भारत आरोग्य संगठन के राष्ट्रीय प्रमुख हैं लीगल सेल के, इसका भी दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। तो हम फिर भविष्य में सर से एनोरेक्टल डिसीजेज या सर्जिकल डिसीजेज के बारे में समय समय पर वो सलाहें लेते रहेंगे, जो हम सभी के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। तो धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम के लिए। अब इसी कड़ी में हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हुए इस विषय पर जो एक थोड़ा सा मेडिसिन का सेक्शन है, जैसा कि सर ने भी हमें गाइड किया था कि फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री तक आप मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। तो एक विशिष्ट विधा है आयुर्वेद की, पंचकर्म की, जिसमें कुछ अलग तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, कुछ औषधियों को देने की अपनी एक टेक्निक्स हैं। तो इस विधा के माध्यम से भी हम कुछ जानना चाहेंगे। मैंने देखा है सोसाइटी में एक नया एक कॉन्सेप्ट रहता ही है कि कब तक वो अवॉइड करना चाहते हैं, किसी तरह से सर्जरी ना हो, दवाइयों से काम चल जाए, ये भी एक कॉन्सेप्ट लेके लोग बैठे रहते हैं। लेकिन यह एक स्थिति जरूर है कि इस बीमारी आगे बढ़ेगी या एक स्टेजेस विशेष को क्रॉस करेगी तो सर्जरी ही इसमें एक ऑप्शन है। बेसिकली ये एक सर्जिकल डिसीज ही है जिसमें अल्टीमेटली लास्ट चॉइस सर्जन की ही रहती है। लेकिन पेशेंट्स की जो ये एक विचार है कि कहाँ तक हम औषधियों से रुके रह सकते हैं, कहाँ तक कोई नई टेक्निक्स या आयुर्वेदा की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, पंचकर्म के प्रोफेसर और बड़े रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं आयुर्वेद के फील्ड के, बड़े ही सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर। तो मैं अजय सर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ मेरी नमस्कार आवाज आ सर, रही है क्या? नमस्कार सर, आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका वॉइस बिल्कुल क्लियर है। हम लोग ये जानना चाहते हैं, चूंकि एक पेशेंट का माइंडसेट होता है कि ऑल्दो आज सर्जिकल एडवांसमेंट इतने हो चुके हैं कि हम सर्जरीज को बहुत आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं, और जैसे डॉक्टर संदीप सर जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, बड़े लंबे समय से इस फील्ड में अच्छे अनुभव के साथ काम कर रहे हैं,
ऐसे लोगों के पास में सर्जरी होना भी एक बड़ी सरल प्रक्रिया की तरह ही हो जाता है। लोगों को उस तरह के कॉम्प्लिकेशन जो उनके दिमाग में है कि सर्जरी बहुत खतरनाक चीज है, उसमें पता नहीं क्या होता होगा, उस तरह का कोई अनुभव नहीं आता है। लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट पुराने समय से आज भी बना हुआ है कि ऑपरेशन से कैसे बचें। तो क्या ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं कि एक बार डायग्नोस हो जाता है पेशेंट पाइल्स के लिए, तो हम उसको कब तक किस तरह से किन टेक्निक्स के थ्रू सर्जरी से बचा सकें, जैसी उसकी एक अभिलाषा है। तो इसके विषय में आपसे कुछ मार्गदर्शन चाहेंगे सर, कि अर्श के विषय में आप अपना कुछ व्याख्यान दें। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर चौहान। और डॉक्टर संदीप ने बहुत ही बड़े टॉपिक को बहुत नट शेल में एक्सप्लोर किया और बहुत ही साइंटिफिकली तरीके से उसको एक्सप्लेन भी किया कि कब क्या करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस में वो इंक्लूजन ऑफ द पेशेंट। क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया के पेशेंट को आपको ट्रीटमेंट के लिए करना है और कब आपको रेफर कर देना है। क्योंकि आयुर्वेद का अगर आप अष्टांग हृदय को अगर आप देखते हो तो वहाँ पे यही जो अभी टॉपिक चल रहा है उसमें दो डिजीज जो बताई गई है, भगंदर, फिस्टुला एंड अर्श, इन दोनों को महारोग बताया गया है। और साथ में बोला कि महारोगा दुस्तरा, मीन्स इनको ट्रीटमेंट करना भी इनका बहुत डिफिकल्ट होता है। इवन ये आज से हजारों साल पहले भी ये इसी तरीके से आपको परेशान करते हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आपने आपकी लाइफ को, अपने जो स्टाइल है आपके खान पान की, आपको जो डेली की दिनचर्या है, जो अगर उसको आपने फॉलो नहीं किया तो ये बार बार आपको होते ही रहेंगे। तो इसके लिए इस तरीके के पेशेंट बार बार प्रैक्टिस में आपसे टकराते ही रहेंगे और वही पेशेंट घूम फिर के फिर आपके पास से वो डॉक्टर शॉपिंग करता ही रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पेशेंट की जो कंप्लेंट होती है वो सिर्फ एक ही होती है कि उसको ये रहता है कि उसके जो एनल पार्ट है, एनल एरिया में उसको कुछ तो प्रॉब्लम है। कोई कहेगा पेन हो रहा है, कोई कह रहा है कि वहाँ पे कोई पाइल्स मास है, या कोई कहेगा कि ब्लड आता है। तो सबसे पहले डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे इसी उसी एक छोटी सी जगह पे पाइल्स भी होता है, फिशर भी होता है, फिस्टुला भी होता है, सीए रेक्टम भी होते हैं। तो चारों की डायग्नोसिस होने के बाद ही आप उसको ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हो, क्योंकि चारों का ट्रीटमेंट जो है वो चार तरीके से होगा। चारों के लिए आप सेम पैटर्न को अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो डायग्नोसिस बताई डॉक्टर संदीप ने पाइल्स को लेकर, बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही अच्छी डायग्नोसिस बताई, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया कि कैसे आप उसको डायग्नोस होगे पाइल्स से। क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सक्लूड करना बहुत जरूरी है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के थ्रू आप एक्सक्लूड करिए, पाइल्स पर आइए और तब पाइल्स के ट्रीटमेंट करिए। अगर आप पाइल्स के ट्रीटमेंट को आप फिस्टुला के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो नहीं पॉसिबल है। पेशेंट को लगता है कि सब एक ही है, तो पेशेंट को ये समझाना जरूरी है कि पेशेंट फिस्टुला का पेशेंट है या फिशर का पेशेंट है या पाइल्स का पेशेंट है, क्योंकि उसी हिसाब से उसको टाइम भी लगने वाला है ठीक होने में। और उसी हिसाब से आपको भी पेशेंट आप रेफर कर पाओगे कि नहीं ये सर्जिकल है, धन्वंतरी अधिकारी है, इस पेशेंट को आपको धन्वंतरी के पास ही भेजना है। क्योंकि जनरली क्रॉनिक फिशर हो गए या क्रॉनिक फिस्टुला हो गए, मेडिसिन रेस्पॉन्ड नहीं करती, कोई थेरेपी रेस्पॉन्ड नहीं करती, उनको आपको धन्वंतरी अधिकार मतलब सर्जिकल प्रोसीजर के लिए आपको रेफर करना ही पड़ेगा। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो अपना टॉपिक है क्या उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है पंचकर्मा में। तो पंचकर्म से बहुत लिमिटेड थेरेपी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब पाइल्स मास अगर बड़ी साइज का रहता है तो कई बार क्योंकि वस्तिक का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, वस्तिक के लिए वर्ज्य बताया गया है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वस्तिक के पेशेंट। तो कई बार हम लोगों ने कॉम्प्लिकेशन में देखा भी है कि जो पाइल मास होता है वो कई बार पूरे एनल कैनाल को ही ब्लॉक कर देता है। जब एक बार आप कषाय वस्ती देते हो या कोई वस्ती देते हो तो उसको निकलने की जगह ही नहीं मिलती, तो फिर वो पेशेंट जो होता है वो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट में चला जाता है। तो एग्जामिनेशन करके ही अगर आपको वस्ती करनी है, कषाय वस्ती के बारे में अगर आप सोचे तो वो करना है। आप मात्रा वस्ती कर सकते हो। आप जो एक्सटर्नल अदर थेरेपीज हैं जैसे अवगाहन ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है। जो पेशेंट किसी भी तरीके के एनल डिस्कम्फर्ट को लेकर, पेन को लेकर अगर पेशेंट आता है तो पेशेंट, या ब्लीडिंग को भी अगर लेकर पेशेंट आता है तो पेशेंट का आप अवगाहन करा सकते हो। अवगाहन के लिए डिफरेंट मेडिसिन अवेलेबल, आप नहीं कुछ अवेलेबल है तो आप नॉर्मली त्रिफला कषाय से भी अवगाहन करा सकते हो, स्फटिक भस्म से आप अवगाहन करा सकते हो, पंचवल्कल कषाय से आप अवगाहन करा सकते हो। ये अवगाहन में कर सकते हो। उसके बाद दूसरी थेरेपी आती है जो पिचू कर सकते हैं वैसे पेशेंट्स में। पिचू पिचू की जो थेरेपी होती है इसमें आप ऑयल, आप जात्यादि तेल का यूज कर सकते हो, आप काशीशादी तेल का यूज कर सकते हो। जैसे हम लोग केरल में मुरीवेन्ना ऑयल होता था, उसका इन्फिल्ट्रेशन करते थे। इन्फिल्ट्रेशन मतलब 5 ml ऑयल को दोनों स्फिंक्टर के बीच में ही डाल के छोड़ देते थे। उससे क्या होता था कि एक लुब्रिकेशन हो जाता था, और जो भी इस तरीके के थोड़े मोड़े छोटे मोटे जो अल्सर टाइप के बने रहते थे या ओपन वुंड रहते थे उनमें हीलिंग हो जाती थी। बट ये परमानेंट क्योर नहीं है इसका। इस तरीके से आप इसमें परमानेंट क्योर नहीं कर सकते। इसमें आपको आप पेशेंट के डाइट को
इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। पेशेंट को एजुकेट करना बहुत जरूरी है ऐसे केसेज में, क्योंकि अगर पेशेंट एजुकेट नहीं होगा, पेशेंट आपके डाइट को अगर फॉलो नहीं करता है, तो बार बार वो इस समस्या से परेशान होता ही रहेगा। और जहाँ तक रेगुलर बेसिस में फूड के बारे में बोला जाए, तो बहुत ही कॉमन है जो भी फाइबर फूड, रिच फाइबर फूड, जैसा डॉक्टर ने बताया भी है, डॉक्टर संदीप ने बताया अभी कि रिच फाइबर फूड बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो कोई भी लीफी वेजिटेबल्स आप यूज करने को पेशेंट बोलो, सबसे अच्छा यूज होता है आपका चांगेरी, तीन पत्तियां, गाँव में लोग जानते भी हैं उसको। ज्यादातर वो तीन पत्ते की एक सब्जी वो होती है, उसके उसका साग साग के रूप में बनाकर यूज करो आप। सूरन, जो जमीन के नीचे पाया जाने वाला एक कंद है, उसका बहुत अच्छा यूज है इस तरीके के केसेज में। पेशेंट्स के जो आपके पाइल्स के जो केसेज होते हैं उनमें सूरन का सब साग बनाकर पेशेंट को बोलो खाने के लिए आप, तो पेशेंट अच्छा रेस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा लैक्सेटिव की तरह वर्क करता है। साथ में आयुर्वेद के लिए वो अग्र द्रव्य में भी बताया गया है कि सूरन और गुड़कीला है, जो भी जो थ्रोम्बोज पाइल्स होते हैं उन केसेज में सूरन का बहुत ही अच्छा रोल पाया गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो रेगुलर बेसिस पे एक शक्कर का यूज, बटर मिल्क का यूज, पेशेंट को आप उनके डाइट में बोलिए यूज करने के लिए। बटर मिल्क बहुत ही अच्छा वर्क करती है। बटर मिल्क इवन ट्रीटमेंट में भी बताया गया है कि जो पेशेंट क्रॉनिक हो गए हैं, जो अगर ऑपरेटिव के लिए नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए अगर आप उनको एडवाइस करो कि 5 दिन 7 दिन 10 दिन लगातार बटर पे ही रखो, आप पेशेंट को बटर मिल्क पे ही रखो, तक या छाछ जो भी बोलते हैं उस पे ही रखा जाए, तो पेशेंट बहुत तेजी से इम्प्रूव करता है। ऐसे कंडीशन जो होती है उसकी बहुत तेजी से इम्प्रूव करती हैं। उसके बाद अगर मेडिसिन की हम बात करें तो कई क्लासिकल प्रिपरेशन आते हैं, जैसे अशोगनी है, अशहरवटी है। कषायों में साउथ में बहुत ही अच्छा फेमस कषाय है तिरविलवादी कषायम, बहुत ही अच्छा यूज किया जाता है। गंधर्वस्तादी कषायम बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। मणिभद्र लेयम, तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो कैसी है, और वो निर्णय लेने का, वो डिसीजन लेने का काम जो आपका जो अटेंडिंग फिजिशियन है, जो अटेंडिंग डॉक्टर है, वही कर पाएगा। और ओटीसी के बेस में ज्यादातर पाइल्स के पेशेंट ओटीसी पे ही डिपेंड करते हैं। तो पाइल्स के पेशेंट से जो रेक्टल एरिया के जो भी डिजीज है, उससे जो भी पेशेंट अगर उससे परेशान है, तो उनको सबसे पहले अपने नजदीकी जो भी फिजिशियन अवेलेबल है, आयुर्वेदिक फिजिशियन है, सर्जन है, उससे आप विजिट करो। उसके अंडर में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो, दवाओं को यूज करते हो, तो आप उसको क्योर कर सकते हो। अदरवाइज आप बार बार ओटीसी से एक प्रोडक्ट लेकर जाओगे, 2 दिन आराम रहेगा, तीसरे दिन फिर से आप आओगे। ऐसे डिफरेंट टाइप के, क्योंकि ओटीसी वाले को तो अपना बिजनेस करना है, वो अपने कुछ दवाएं आपको देकर निकाल देगा, फिर 4 दिन बाद आप उसके पास खड़े हो जाओगे। लेकिन आप एक प्रॉपर फिजिशियन के पास जाओ, नजदीक में जो भी डॉक्टर है उनके पास आप जाओ, अपनी डायग्नोसिस बनाओ कि कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से फिर दवाओं को हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट जो पाइल्स 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 ब्लीडिंग पाइल्स के नाम पे ट्रीटमेंट लेता रहता है, पेशेंट को सी रेक्टम का केस मिल जाता है। तो वो डायग्नोसिस होनी बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से अगर हम इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं, पेशेंट को एजुकेट करते हैं अपने पेशेंट्स को, या पब्लिक में भी ये एजुकेशन अवेयरनेस को फैलाते हैं कि इस जगह की जो हमारी जो एनल कैनाल की जो भी बीमारियां, उनको आप प्रॉपर पहले डायग्नोस करने के बाद ही मेडिसिन को आप लेना चालू करो, तब जाके आप उसको वो कर सकते हो। ऐसे जैसे ब्लीडिंग पाइल्स है, अगर आपको कंफर्म है ब्लीडिंग पाइल्स, तो मैं जो दवाएं जनरली यूज की जाती हैं ब्लड रोकने के लिए आयुर्वेदिक में, बोलबद्दरस यूज किया जाता है, कहरवा पिष्टी यूज की जाती है, नाग केसर चूर्ण यूज किया जाता है। ऐसे ही एक पेटेंट आइटम है जो कुछ एक कंपनी ने यूफोर्बिया प्रोस्टेटा, दुग्धिका जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में, जिसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ये बहुत ही अच्छा ब्लड को रोकने का, कोआगुलेंट का काम करती है। इसके ऊपर बाकायदा पेटेंट लिया हुआ है यूफोर्बिया प्रोस्टेटा पे। जो ये आपने देखा, वो जो ट्रेडिशनल वैद्य यूज करते हैं जड़ी के रूप में जो पिलाते हैं, वो इसी छोटी दुग्धिका जो होती है उसको ही पिलाया जाता है। तो ये आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, इनको आप अगर आप पहचान सकते हो तो पहचान के आप खुद भी यूज कर सकते हो, लेकिन बशर्ते एक कंफर्मेशन होना चाहिए, डायग्नोसिस कंफर्म होनी चाहिए, ये पाइल्स ही है, अर्श ही है, बवासीर जिसको अलग अलग भाषा में लोग बोलते हैं, वो वही है। अगर उन सभी केसेस में आप इसको यूज करते हो आप अपने फिजिशियन के हिसाब से आप चलते हो, डेफिनेटली आप कंडीशन को और खराब नहीं करोगे। आप जहाँ पे है चीजें रोकी जा सकती हैं, डाइट को मैनेज करके आपको सही किया जा सकता है। बट अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को, जैसा डॉक्टर साहब बार बार बोले थे, निदान परिवर्जन, अगर उसके ऊपर अगर आप ध्यान देते हो, तो आप जहाँ हो उसको क्योर कर सकते हो, सही कर सकते हो।
खत्म कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसके बिना सिर्फ दवाओं के भरोसे इसको सही करना चाहते हो तो फिर जैसा महारोगा दुस्तरा, तो ये महारोग है और ये ट्रीट करने के लिए परेशान आपको करेगा ही। तो यही मुझे कहना था बेसिकली आर्ट्स के बारे में। जो आर्ट्स, बहुत ही आयुर्वेद का अच्छी अर्थ जानकारी। जो है बहुत ही आयुर्वेद अच्छी का जो जानकारी। अर्थ है वो कहता भी है कि हाँ, आयुर्वेद सुनाती, जो दुश्मन की तरह आपको परेशान करता ही रहेगा, तो उसका नाम ही उसको बताता है। तो यही जी इतना जी कहना जी था जी, मुझे। बिल्कुल सर। अरिवत प्राणान शरणाति, बिल्कुल आपने बताया कि हाँ, दुश्मन की तरह प्राणों का आपको हमेशा परेशान करता ही रहेगा। ये जहाँ तक हमने अपने दोनों एक्सपर्ट्स के व्यू सुने, फिजिशियन व्यू भी हमने देखा, सर्जिकल व्यू भी देखा, एक चीज बड़ी कॉमन निकल के आती है कि अगर कोई प्रॉब्लम एनोरेक्टल रीजन की है तो सबसे पहले फिजिशियन के पास जरूर जाएं, क्योंकि वो मिसडायग्नोज भी बहुत होती हैं। और एक बार अगर डिसीज सही से डायग्नोज नहीं हुई, अपने से कुछ ऐसा आपने मान लिया कि नहीं मुझे पाइल्स ही है, तो उसके बाद जो आपकी जो ट्रीटमेंट शुरू होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसा कि सर लोगों ने अपने एक्सपीरियंस में बताया, 20-20 साल 25-25 साल के एक्सपीरियंस मैटर करते हैं। लोग ओटीसी देख के, कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख के उसका ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं और धीरे 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 उसको कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं। यहाँ पे वो कथन डॉक्टर संदीप का बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप फर्स्ट सेकंड ग्रेड तक तो आराम से ट्रीट कर सकते हैं अपनी डिसीज को, मेडिसिन के साथ में, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ में भी। तो ये अवसर आप कई बार गंवा देते हैं क्योंकि आप अपनी मर्जी से डिसीज को ठीक से डायग्नोस नहीं कर पाए हैं। आप अपने कुछ सेल्फ मेडिकेशंस पे हैं जिसकी वजह से पेशेंट, आपकी अपनी जो डिसीज है वो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होकर हायर ग्रेड की तरफ जा रही है और फिर अल्टीमेटली आप एक सर्जिकल चॉइस के लिए ही बाध्य हो जाते हैं कि आपके लिए सर्जरी ही एक ऑप्शन बचता है। जबकि डॉक्टर अजय ने ये बड़ी अच्छी चीजें एडवाइस दी, जैसे आपने डाइट में देखी, उन्होंने सूरन के लिए एडवाइस किया है, उन्होंने तिनपतिया के लिए एडवाइस किया है। अच्छा सा कॉन्स्टिपेशन अगर आप मैनेज करते हैं, टाइम पे खाना पीना अपना रखते हैं, और कुछ दवाओं को जैसे अवगाहन के रूप में, सिरजबात के रूप में, उन्होंने बड़ी अच्छी एक टेक्निक बताई जो सामान्य रूप से घरों पे आसानी से की जा सकती है, कि वो त्रिफला, हरिद्रा चूर्ण या बेटाडीन वगैरह यही डाल के, कुछ लोग डिटॉल डाल के ही पानी में सिरजबात को करते रहते हैं। तो इससे डिसीज को काफी हद तक, अगर कम ग्रेड पे है तो रोके रखा जा सकता है। और कभी कभार अगर उसमें ब्लीडिंग वगैरह की प्रॉब्लम आती है तो उसके भी उन्होंने कई ऑप्शंस बताए हैं मेडिसिन के रूप में, जो हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। तो एक ऑप्शन जरूर है कि एक तो पाइल्स को सही डायग्नोज करें। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस में हमेशा लाइफस्टाइल और खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि जैसा वहां पर डॉक्टर संदीप ने भी बताया कि ऑपरेशन भी करा लिया है, खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे तो समस्या फिर से वैसे ही बन के आ सकती है। एक पाइल्स माल निकल गया, एक हिमोरॉइड कट करके निकाल दिया गया सर्जरी में, इसका मतलब अगला कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो लगातार आपको थोड़ा सा अपना डाइट पे कॉन्शियस रहना, और इसके साथ साथ डॉक्टर अजय ने जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कही, जो पाइल्स से ना होकर अन्य सभी डिसीजेस के लिए है, कि अगर किसी कारण से पाइल्स हो जाता है तो आप बहुत सी और डिसीजेस के लिए जो ट्रीटमेंट है, जिसमें कि वस्ती ट्रीटमेंट के लिए, जैसे सर ने बताया कि वस्ती ट्रीटमेंट पाइल्स के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो आपको कोई एक ऐसी डिसीज होती है जो वस्ती चिकित्सा से साध्य है, लेकिन ऐसी स्थिति में आप पाइल्स को डेवलप करते चले जा रहे हैं, तो आप दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी जो है वो आपके लिए लाइफ में बंद हो सकते हैं। तो सही टाइम पे डायग्नोसिस, अच्छे से खान पान द्वारा अच्छा नियंत्रण करना, औषधियों को किसी अच्छे चिकित्सक की देख रेख में ही रहना। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं आप सर्जरी से बचना चाहते हैं तो खान पान के नियंत्रण, लाइफ स्टाइल के कंट्रोल के साथ काफी हद तक आप इसको मैनेज करते रह सकते हैं। लेकिन अगर ब्लीडिंग ज्यादा ही हो रही है, एचबी लेवल गिरता जा रहा है, प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, ऐसी स्थिति में ये डिसीज एक्चुअल में सर्जिकल सर्जन्स के ही अधिकार में आती है। ऐसे हमें आप विशिष्ट प्रशिक्षित सर्जन्स के माध्यम से, जो अच्छे लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर संदीप जी ने एक बड़ी अच्छी बात भी कही थी कि कई बार वो धागा बंधवाने वाली टेक्निक या छाड़सूत्र, जो कि होती नहीं है एक्चुअल में, छाड़सूत्र एक अच्छा सर्जन ही करता है, धागा बांधने के चक्कर में किसी भी लोकेशन पे, किसी भी पोजीशन पे बांध दिया और केस और खराब कर दिया। तो उन सब चीजों में ना पड़ते हुए अच्छे चिकित्सकों के साथ ही अपनी चिकित्सा कराएं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आज हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का। प्रोफेसर अजय सर हमारे साथ थे, एक रिनाउंड सर्जन डॉक्टर संदीप मिश्रा सर हमारे साथ थे, जिनके माध्यम से एक बहुत अच्छी जानकारी मिली। इतने सरल शब्दों में इतना गंभीर विषय दोनों लोगों ने प्रतिपादित किया है कि जिसे जन सामान्य भी अपनी जानकारी में लाभ उठाएंगे, और मैं समझता हूं कि उसको अपनी डिसीज को सही समय पर और सही व्यक्ति द्वारा उसका चिकित्सा करवा के इसका पूरा लाभ लेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और फिर एक इसी आश्वासन के साथ कि ऐसे जो ईमेल्स हमको प्राप्त होते रहते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स के माध्यम से, प्रैक्टिशनर्स के माध्यम से, या एक जन सामान्य लोगों के माध्यम से जो भारत आरोग्य संगठन पे हमारे
मेल आते हैं, उनके हिसाब से हम डिसीज को सेलेक्ट करते हैं और उसके जो बेस्ट पॉसिबल एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा एक सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो इन्हीं सब जानकारियों के साथ अपने सभी गेस्ट्स का, डॉक्टर प्रोफेसर अजय सर का, डॉक्टर संदीप मिश्रा सर का धन्यवाद देते हुए मैं आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।